हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम लोग रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और इसके पहले हमने आपको टॉर्क के बारे में पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। यस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में क्या सीखेंगे? टॉर्क के आगे की कहानी है ना। टॉर्क सीखा और क्या सीखा था? कपल सीखा था। कपल क्या होता है ना। आप प्रेजेंट थे सर? नहीं थे। तो कपल क्या होता है? व्हाट इज कपल? कपल का डिफिनीशन कुछ और मत देना, चलो ठीक है। कुछ बच्चे कपल का डिफिनीशन कुछ और दे देते हैं, है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो भी कपल का मतलब वही होता है, इक्वल अपोजिट, है ना। बायो की अगर लैंग्वेज में देखें तो एक कपल मतलब इक्वल अपोजिट, है ना। और यहाँ फोर्स का मतलब क्या है? इक्वल अपोजिट। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, है ना। डिफरेंट लाइन, जैसे कि मान लो कि ये एक क्या है, पेन है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, तो इसका लाइन ये है और इसका लाइन ये है। दोनों अलग अलग लाइन में काम कर रहे हैं और इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो क्या होगा? जब टॉर्क जीरो नहीं है तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा? ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे मतलब रोटेट कर जाएगा ये। क्लियर? आप बॉटल की कैप को ओपन करते हो या क्लोज करते हो तो वहां पर भी कपल अप्लाई होते हैं, तभी कैप आप ओपन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। क्या सिंगल फिंगर से आप खोल सकते हो? क्या ट्राई करो जरा सा, ऐसे खोलो, ऐसे खोलो। जब तक एक और नहीं लगाओगे तब तक ऐसे नहीं करोगे, ऐसे हैं। अगर ऐसे करो, देखो ऐसे से करो, ऐसे से करो, कभी नहीं होगा, है ना। तो बॉटल में जो कैप लगी होती है, आप उसे जब ओपन करोगे या क्लोज करोगे तो वहां भी कपल आप अप्लाई करते हैं। तो कपल का मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट लाइन में काम कर रहे होते हैं। क्लियर? तो आपने टॉर्क निकाल लिया है। देख तो एक बार हमें दिखा दीजिए, यही तक है कि कुछ और इसके आगे लिखाया था? तो टॉर्क निकाला था आपने। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम भी हो गया है और क्या हुआ है? एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दिए हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ाया हमने? हाँ, क्या हम इस कपल से टॉर्क निकाल सकते हैं? मतलब टॉर्क से वर्क डन निकाला नहीं निकाला? एक बार देखिए जरा सी, वर्क डन बाय टॉर्क नहीं पढ़ा है? एक बार देख लीजिए आप लोग, क्या हमने वर्क डन बाय टॉर्क पढ़ा है? चलिए, तो आज हेडिंग वही रहेगी, वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है। हेडिंग लगा दीजिए, वर्क डन बाय टॉर्क। टॉर्क से वर्क कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो क्या करेंगे? हम एक एक्सिस लेंगे पहले, बढ़िया सा, है ना। ये एक्सिस है आपका, ठीक है। और एक हम लेंगे क्या? आपका एक बॉडी लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, ठीक है। मान लो ये बॉडी है, बॉडी, इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? बॉडी रोटेट कर रही है। अभी बॉडी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये डिस्टेंस हमें मान लेता हूं, ये यहाँ पे है। ये पॉइंट हमने कहा दिया क्या? ए। क्या कह दिया? ए। ये डिस्टेंस कितनी होगी? इस डिस्टेंस को हमने मान लिया आर। क्या मान लिया? आर। और हमने एक फोर्स अप्लाई किया यहां पे। क्या अप्लाई किया है? फोर्स। वो इस डायरेक्शन में है। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है यहां पे? एफ। बोलो, अप्लाई हो रहा है ना।
इस फोर्स से क्या करेगा, ये बॉडी रोटेट करेगी, इस एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो सही है। यह फोर्स अप्लाई किया, यह है एक्सिस से डिस्टेंस, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये फोर्स इनटू आर क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। बोलो बन जाएगा, यस सर बन जाएगा। बोलो हाँ, डाउट लग रहा है भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। किसके बीच की, फोर्स के, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक, पर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस जब कर देंगे तो टॉर्क मिल जाएगा। जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे इसे, तो ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो मूव कुछ करेगा, तो अभी पॉइंट ए पे है ये बॉडी, कहां पे है, अब इस बॉडी को मैं पॉइंट बी पर दिखा रहा हूं। कहां दिखा रहा हूं, पॉइंट बी पर। जाने दो, ये नहीं बन रहा है। चलो मैं इस बॉडी को मैं पॉइंट कहां दिखा रहा हूं मालूम है, यही बॉडी घूम करके देखो यहां पहुंच गई है। यहां पहुंच गई बॉडी, वही बॉडी। अब ये बॉडी कहां पहुंच गई मालूम है, ये यहां पहुंच चुकी है बी पर। ये पॉइंट है बी। और अब फोर्स जो डायरेक्शन है, वो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है। वही फोर्स से अभी डायरेक्शन किधर था, इधर था। जब बॉडी रोटेट की, फोर्स कहां आ गया हमारा, ये फोर्स हमारा आ गया एफ, वही फोर्स है। तो जो ये डिस्टेंस होगी, ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है यहां पे। ये भी क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब लग रहा है ना परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब बॉडी यहां से यहां तक रोटेट की, तो कुछ एंगल बनाया कि नहीं बनाया, बोलो बेटा, कितना एंगल बनाया, वो ये एंगल बना रही है, ये एंगल। अब ये एंगल हम मान लेते हैं वेरी स्मॉल है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, आर है। ये भी आर है, ये भी आर है। तो थोड़ा ए से बी तक गया, कितना गया ये, ए से बी। तो ए से बी देखो कुछ आर्क जैसा नहीं लग रहा है, बी ए बी लग रहा है ना। और अब आप इसे सेंटर ओ कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, सेंटर ओ। ये तो ये जो आर्क है, इस जगह पे कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल वेरी स्मॉल है। इसे क्या मान लेंगे हम, डी थीटा। और जो ये डिस्टेंस है ना, इसे हम मान लेंगे डी एस। क्लियर। तो एफ फोर्स से वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना, डी एस। तो वर्क डन भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। वर्क निकालना आपने सीखा है, नहीं सीखा है। वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट। बोलो चलो। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ds ऑफ बॉडी बाई फोर्स एफ फोर्स से कितना वर्क डन होगा, वो लिखेंगे dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो यही लिखेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट। तो dw कितना आएगा, फोर्स हमारा f है, डिस्प्लेसमेंट ds है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई डाउट यहां तक, तो यहां तक आप लोग पहले नोट करिए, फर्स्ट तक। डायग्राम बन गया है,
नोट करिए। तो डी डब्ल्यू कितना है, एफ डी एस आया, ठीक है ना। एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा। ये आर्क है, ये जो आर है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस तरह काम करेगा। जो हमारा ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये स्मॉल आर्क डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियस काम करेगा, क्योंकि स्मॉल एंगल है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर्क की तरह ट्रीट करेगा। और एंगल स्मॉल है तो ये जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रेडियस की तरह काम करेगा, है कि नहीं। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। जब आर्क बाई रेडियस होगा तो डी थीटा कितना होगा, जल्दी बताइए, डी एस बाई आर। तो यहां से डी एस कितना आएगा बेटा, आर डी थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जहां डी एस है वहां क्या रख देंगे हम, क्या रख देंगे, आर डी थीटा ना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी डब्ल्यू कितना आएगा, एफ आर डी थीटा, बोलो सही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है एफ आर को हम लोग कहते हैं टाउ, बोलो पढ़ा है, बोलो टाउ इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, एफ इंटू आर। तो यहां क्या हो जाएगा आपका टाउ। तो बाई इक्वेशन थर्ड टाउ इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये फार्मूला निकल के आता है बच्चों, कौन सा, ये वाला फार्मूला, यही है वर्क डन बाई टॉर्क, याद रहेगा, ये 12 में काम देगा आपको। जब भी स्मॉल वर्क निकालना है टॉर्क के कारण स्मॉल एंगल के लिए, तो डी डब्ल्यू कितना आएगा आपका, टाउ डी थीटा, ठीक है। यही है वर्क डन बाई टॉर्क, क्लियर, वर्क डन बाई टॉर्क, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन बाई टॉर्क निकाल लेंगे ना, वेरी गुड। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। अगर कितना पावर डिलीवर्ड है ये निकालना है तो क्या करेंगे हम यहां पे, इफ पावर डिलीवर्ड हम मान लेते हैं कितना है, पी, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पी पावर इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने पिछले चैप्टर में, पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, याद है, इंस्टेंटेनियस पावर। और एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर मिल सकता है, भाई डी डब्ल्यू बाई डी टी आ जाएगा, वो क्या होगा आपका पावर होगा। तो चलिए नाउ चेंज द पैराग्राफ और इसमें लिखिए on using differentiating with respect to टाइम। टाइम का रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो डी डब्ल्यू बाई क्या मिलेगा, डी टी, डी डी टी ऑफ टाउ, सॉरी टाउ डी थीटा तो है ही ऑलरेडी, है ना। तो एक मिनट, इसे हम क्या करते हैं, एरेस करते हैं, डी डी टी गलत कर दिए, रुक जाओ, अभी कुछ मत लिखो, यहां पे हम लोग को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इस इक्वेशन में। ऑन यूजिंग डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी नहीं करना है। हम करेंगे क्या, यहां पे dt से डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग बाय dt, क्योंकि d ऑलरेडी है ना, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जब dt से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप मिल जाएगा, यानी डी डब्ल्यू बाई क्या जाएगा, dt
और टाउ डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये पावर इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, और ये क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, पढ़ा है ना सर्कुलर मोशन में। तो यहां आ जाएगा पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, टाउ मत पढ़ना, टाउ है ना, टाउ इंटू ओमेगा। तो ये है पावर डिलीवर्ड। तो ये हो गया पावर डिलीवर्ड, P इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। तो ये आप याद रखेंगे, पावर कितना होता है, टाउ इंटू ओमेगा। ये टॉर्क के कारण, किसके कारण, टॉर्क, टाउ के कारण जो पावर आ रहा है ये फार्मूला है। और टॉर्क के कारण जो वर्क डन होगा वो है डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। इसका यूज हम लोग क्लास 12 में करेंगे। कहाँ पे, हाँ क्लास 12 की फिजिक्स में करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा है, ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाला नहीं निकाला है उसमें। जब डाइपोल को हम थीटा एंगल पर रखते तो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, तो कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इक्वल टू होता है टाउ डी थीटा। यही निकालते हैं, स्मॉल फिर इसका इंटीग्रेट करते हैं। याद है या नहीं याद है, आप लोग को पढ़ाया है ना। तो वही चीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो जब भी किसी टॉर्क से वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा कारण वर्क डन निकालना है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ नहीं, टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं टॉर्क पे। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर क्रॉस एफ, पढ़े हो, वेक्टर आर क्रॉस, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो उस पर एक न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं हम। लिखिए न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। लिखा, अबाउट द ओरिजिन which acts on a particle whose position vector is I cap plus j cap minus k cap, whose position vector is, ये क्या दिया है, ऐसे सॉल्व करिए आप लोग। देखिए आपको जो कैलकुलेट करना है वो है टॉर्क कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क। आपको टॉर्क निकालना है बेटा। क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क मतलब टाउ, वेक्टर टाउ निकालना है, बोलो निकालना है। और वेक्टर टाउ तभी निकालेंगे जब फोर्स और आर मतलब
पोजीशन वेक्टर यहाँ पे जो है वो आर है आपका, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हो, किस फॉर्म में दिया हो तो बताओ, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं तो क्या है, ये है कि नहीं, ये वेक्टर फॉर्म तो ही है, वेक्टर एफ, ये वेक्टर आर है। तो वेक्टर टाउ कैसे निकालते हैं, वेक्टर टाउ निकालते हैं वेक्टर आर क्रॉस एफ। बोलो फार्मूला पढ़ाया हमने, पढ़े हो, बस यही अप्लाई कर देना है, क्लियर है। यही जब अप्लाई कर दोगी तो क्या होगा, ये हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, ए क्रॉस बी पढ़ाए हैं ना आप लोग को, वेक्टर ए क्रॉस बी। बोलो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, पहले आई कैप जे कैप के कैप ऐसा लिखते हैं, आई कैप के नीचे आई कैप के फैक्टर्स को लिखते हैं, याद आया ना, चल इसका फैक्टर कितना है 7, इसका फैक्टर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मानेंगे, जे कैप के नीचे इसका फैक्टर -3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, के कैप के नीचे -5 लिखेंगे और ये वाला कितना है -1 है, इतना लिख दिया। बोलो यहां तक क्लियर है? क्लियर हुआ? चलो जब क्लियर हो गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले आई कैप लीजिए, क्या लीजिए प्लस में एक ऐसे लाइन खींचिए, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दीजिए, क्या बचा -3 1 -5 और -1। इसके बाद आप प्लस लिए है ना तो माइनस जे कैप लिखिए और जे कैप के लिए आप ये वाला छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, 7 1 -7 1 -5 -1 लिख दिया, माइनस जे के बाद आप क्या लेंगे प्लस के कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे के कैप, ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये वाली छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 7 लिखेंगे 1 -3 1। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, देखो बोलो सही है। तो ऐसे लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट वाला, चल आया समझ में, अब कर लो ये सॉल्व। तो पहले यहाँ तक नोट करिए फिर इसके आगे बताते हैं, जल्दी नोट करिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे इंशा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो पहले कौन आता है, पहले ये आएगा, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये यहाँ से क्रॉस ऊपर से इरेज कर दें, चलो ऊपर से इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। तो आई कैप ब्रैकेट लगाएंगे, -1 इंटू -3 कितना होगा +3, माइनस अपने से लगाते हैं रूल में होता है और 5 1 जा 5 -5 आएगा, बोलो आएगा ना, तो यहाँ -5 लिख देंगे, एक स्टेप कर देते हैं, माइनस जे कैप ब्रैकेट में -1 7 जा -7 आएगा, यहाँ पे माइनस रूल में होता है ना। तो जब रूल में होता है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब फिर 1 5 जा -5, तो -5 यहाँ आ जाएगा, क्लियर, माइनस रूल में होता है ना। और प्लस के कैप है और यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 1 जा 7 ऐसे, माइनस रूल में होता है और -3, बोलो सही किया हमने, मल्टीप्लाई सही किया, जल्दी देखिए सामने क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8 आई कैप माइनस जे कैप, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और +5 -7 कितना होगा -2 प्लस, ये माइनस प्लस 7 3 10 10 के कैप हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 10 के कैप, यही वेक्टर टाउ आपका आएगा बच्चों। कितना सिंपल है ना वेक्टर टाउ निकालना, बोलो
वेरी सिंपल। अब यहां पे आप समझ गए ना? अच्छा, आंसर जो आ रहा है ये सब माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? यही चीज आया है डिजिट, लेकिन सब माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या मालूम है? हमने एक गलती की है यहाँ पे। कौन बताएगा गलती? वो सही है भी है ना? ये हमने आर क्रॉस फार्मूला एफ होता है ना, तो पहले हमने एफ का रख दिया। देखो ये एफ वाला रखे है ना ये, और ये किसका है? आर का। तो पहले आपको ये रखना है, तब ये रखना है। हाँ, तो पहले आर आ रहा है ना, तो ये आपका क्या आया है? जो हमने निकाला है आपका ये आंसर, ये माइनस टाउ निकाला है हमने, नेगेटिव टॉर्क निकाला है। क्या निकाला है? नेगेटिव टॉर्क, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये 1 1 माइनस 1 ऊपर रखेंगे, 7 माइनस 3 माइनस 5 नीचे रखेंगे, तब प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे? नेगेटिव में आ जाएंगे। दैट्स इट। क्लियर? कर लेंगे ना? चले ठीक है। थोड़ी सी तबीयत कम सही है, इसलिए जो है दिमाग नहीं काम कर रहा बीच बीच में, जुकाम की वजह से। चलो, ये हो गया टॉर्क के बारे में क्लियर। एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया है। बोलो, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस पी भी लिखा है क्या? देखो, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आर क्रॉस पी लिखा है, वेक्टर एल इक्वल टू लिखा है क्या है ना? तो ये सब कौन याद करेगा? हम। अरे चल, पेज पलटना पड़ रहा है। इतनी बड़ी बहादुरी है इन्होंने किया है कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम पूछ लिए क्या होता है, तो पेज पलटना पड़ रहा है। बताओ, कितने शर्म की बात है कि इतनी अच्छी बात है। कौन बताएगा? इंसान बताएंगी। ये अच्छी बात है कि शर्म की बात है? शर्म की बात है। वेरी गुड। अगर आपसे छोटे छोटे फार्मूले अगर पूछा जाए और आप पेज पलटने लगो, तो सबसे खराब बात, मतलब कि आप पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। एम आई राइट? घर पे इसका मतलब आप लोग स्टडी नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी पर कम फोकस कर रहे हैं, और उसको बढ़ा दीजिए आप लोग। देखिए, मुझे याद है कि मैंने लिखाया है एल, वेक्टर एल इज इक्वल टू आर, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, है ना? लेकिन वो आपकी तरफ से नहीं आ रहा है कि मतलब बिना देखे हाँ सर यस होता है ये फार्मूला। दैट्स इट। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। वी क्रॉस पी, आर क्रॉस पी होगा। वेक्टर फॉर्म देखिए जरा सा। हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया है, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। बोलो, पढ़ाया है ये फार्मूला। इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, और ये क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? तो जिसमें एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, रोटेशनल इफेक्ट हो, और कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट ना मिले, तो ऐसे वेक्टर क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। और ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। मतलब एक वेक्टर का मतलब वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही मिलता है। क्लियर? तो अब वेक्टर एल और वेक्टर टाउ, किसमें? वेक्टर एल और वेक्टर टाउ में अगर रिलेशन आपको बताना है, क्या बताना है? रिलेशन, रिश्तेदारी करानी है, तो क्या करेंगे आप? आइए देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन। क्या चल रहा है? ये नौटंकी हो रहा है इसके साथ। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैंग कर रहा है। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच?
वेक्टर एल एंड वेक्टर टाउ। टाउ पढ़ना, इसे टाउ मत पढ़ना, है ना। तो बिकॉज वेक्टर एल इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें रिलेशन बताने के लिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक आपको फार्मूला डिफरेंशिएशन का सिखाएंगे। किसका फार्मूला सिखाएंगे, हाँ रफ कॉपी में कहीं अलग से आप ये फार्मूला समझिए, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, ऐसे लिखा हो। इनटू का क्रॉस का मतलब भी इनटू होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ डॉट लगा है तो भी मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है मालूम है, ये होता है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा है, सेकेंड फंक्शन। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन पहले लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख देते हैं। बोलो ये समझ में आ रहा है फार्मूला, ये डिफरेंशिएशन का बहुत ही खतरनाक फार्मूला है मल्टीप्लाई वाला फार्मूला है। कौन सा, मल्टीप्लाई वाला। अगर दो फंक्शन है यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, तो अगर उसका हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ। अब चाहे तो वो वाला टर्म पहले लिख दीजिए और ये वाला टर्म बाद लिख दीजिए, तब भी सही है, याद रहेगा। ये फार्मूला है, याद रखना इसे, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ समझने में। तो अब इसका हम यूज करें यहाँ पे, चलो यूज करते हैं। यूजिंग डिफरेंशिएटिंग, यूजिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वेक्टर एल बाई डी टी, डी डी टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस पी। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब वेक्टर आर इनटू क्रॉस लगाते हैं डी डी टी ऑफ सेकंड फंक्शन वेक्टर पी प्लस सेकंड फंक्शन क्रॉस डी डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन वेक्टर आर। बोलो क्लियर है। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है ना, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अप्लाइड फोर्स। बोलो होता है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू, यही है ना न्यूटन सेकेंड लॉ, बोलो। और वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्लियर। तो यहां v रख देंगे, यहां पे f रख देंगे, इस साइड हम इरेज कर रहे हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट dl बाई डी टी वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस वेक्टर p क्रॉस वेक्टर v। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन भाई, dr बाई डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पोजीशन वेक्टर है ये। तो पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और वो अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ वेक्टर है तो क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। और द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इस न्यूटन सेकेंड लॉ है, ये फोर्स के बराबर होता है। एफ लिख दिया उसके प्लेस पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे चल समझ में आ रहा डेरिवेशन। ये सब डेरिवेशन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, है ना। और इस पर न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं आप लोग नीट के एग्जाम्स वगैरह में।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम ये रिलेशन यूज करते हैं जो हेडिंग डलवाए हैं अभी। हाँ, अब ध्यान दो जरा सा। टॉर्क अगर टाउ होता है तो टॉर्क फार्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस एफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका टाउ, बिकॉज वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ। एंड लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है ना, मास इनटू वेलोसिटी। ये बाय इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो dl अपॉन dt ये वेक्टर टाउ प्लस m वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। अब बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने ये जरूर पढ़ा होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a क्या होता है, बोलो। सेम अगर रहता है तो क्या होगा वो, तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इट एम्प्लाइज दैट वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v जीरो। जब ये जीरो तो इस साइड में करता हूं इरेज। इरेज करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, dl बाई dt इक्वल टू क्या, वेक्टर टाउ। सिर्फ यही फार्मूला क्या है आपका, रिलेशन बताता है क्या, एल और टाउ में। यही ये वो फार्मूला है जो एंगुलर मोमेंटम और टाउ में रिलेशन बताएगा, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यही रिलेशन होता है इसमें। क्या रिलेशन होता है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। यही है रिलेशन, याद रहेगा, बोलो याद रहेगा, ठीक है। अब ये था एंगुलर मोमेंटम, सीख लिया। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करना चाह रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रोटेशनल मोशन में। और उससे पहले हम इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाना चाहते हैं। क्या, इक्विलिब्रियम। तो एक छोटी सी हेडिंग है, बहुत छोटी सी हेडिंग, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। तो ये इक्विलिब्रियम हम दो तरफ चेक करते हैं। एक चेक करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब वो स्टेबल है। हाँ, जिस कंडीशन में है वो स्टेबल है उसमें, है ना। अगर वो कोई बॉडी मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड से, ध्यान सुनना, कोई बॉडी अगर एक कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रही है ना, वो उस मोशन के कंडीशन में स्टेबल है अपने आप में, है ना, मोशन में स्टेबल है वो, मतलब कहेंगे इक्विलिब्रियम में है वो। लेकिन अगर कोई आगे गाड़ी धक्का मार दे पीछे से, ट्रक आकर के, मान लो कोई एक साइकिल वाला जा रहा है, पीछे से एक ट्रक वाला पुश कर दिया, तो क्या वो साइकिल वाला स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा? अब वो उसका पता नहीं क्या होगा, मतलब उस पर फोर्स लग गया। जब चल रहा था अकेले तब कोई फोर्स, तो जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है ना। और वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा ये हमें जानना है, ठीक। भाई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इससे जा रहा है, मूव कर रहा है, एक प्लेन में मोशन कर रहा है, एक प्लेन में मोशन कर रहा है, तो ये सब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है।
और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब रहेगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा बताइए? जब उस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा। क्या जीरो होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स कह लीजिए कि वेक्टर एफ नेट है ना, यानी एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं क्या है वो? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम ऑफ टू बॉडीज, टू टाइप्स, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल कब होगा? जब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब वेक्टर टाउ क्या होगा हमारा? नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ये जीरो होगा, तब जाकर के क्या होगा? वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है? कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अराउंड, तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जब तक उस पर नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो रहेगा, तब तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है? तो नेट टॉर्क जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यही है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। क्लियर है? तो दो कंडीशन यहां पे बनते हैं आपके इक्विलिब्रियम की। क्लियर है? तो नोट कर लिया आपने इसे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे इनर्शिया लिखा गया है बेटा, तो इनर्शिया कर दिया इसको, इनर्शिया। ठीक है? क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तो आपने पढ़ा ही होगा। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है बेटा? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर। किस पर डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे। जिस बॉडी में मास जितना ज्यादा होगा, जिस बॉडी में मास जितना ज्यादा होगा, वो बॉडी क्या होगी? उसके पास उतना ही इनर्शिया ज्यादा है। जैसे कार के पास इनर्शिया ज्यादा है कि ट्रक के पास? ट्रक के पास, है ना? अच्छा, कार इक्विलिब्रियम में कब तक रहेगी? जब तक कोई फोर्स जब तक कोई फोर्स नहीं लगता, मतलब नेट फोर्स जीरो है, तब तक कार इक्विलिब्रियम में रहेगी। ट्रक पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तब तक क्या है? वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। जैसे ही कार पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, तो कार क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, है ना? अगर उतना ही फोर्स हम ट्रक पे लगाएं, तो क्या ट्रक मोशन में आ सकती है? नहीं आएगी। जिस फोर्स से कार को मोशन कराया गया है, क्या उतने फोर्स से ट्रक भी मोशन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उतने फोर्स से ट्रक मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपोज करेगी अपने पोजीशन में होने वाले चेंजेस का। क्लियर है ना? तो यही है इनर्शिया। तो कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसके पास मास है कि नहीं मास है? बोलो। कोई बॉडी या कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस की अराउंड, मैंने कहा कि ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ठीक है? इस एक्सिस के अराउंड ये एक पार्टिकल है आपके पास, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल है, नन्हा सा मुन्ना सा, है ना? ये पार्टिकल का मास वेरी स्मॉल है, हमने कितना मान लिया? स्मॉल है। क्लियर? और इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है आपका? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर है। ठीक है? आर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और ये छोटा सा पार्टिकल है, तो इसका मास भी बहुत कम होगा, तो इनर्शिया भी क्या होगी? इसके पास कम ही होगी। क्यों रे? चल, छोटा सा पार्टिकल है ना? छोटा सा पार्टिकल है और
उसका मास कम है तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो इस इनर्शिया का अगर मोमेंट चेक करना है, मोमेंट जहां भी आए तो उस इनर्शिया के कारण जो मोशन आ रहा हो, इनर्शिया के कारण जो मोशन आ रहा है उसे कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये पार्टिकल m मास का है तो इनर्शिया कम है इसका, तो इसके इनर्शिया का मोमेंट कैसे आप समझ पाएंगे? इनर्शिया का जो मोमेंट है वो कैसे समझ पाएंगे भाई? जितना ज्यादा ये मोशन करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका इनर्शिया कारण मोमेंट आ रहा है कि नहीं? बोलो, कम मोशन कर रहा है तो हम कहेंगे ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई अगर एक हैवी बॉडी देखिए तो हैवी बॉडी तेज मूव करेगी कि स्मॉल बॉडी ज्यादा मूव करेगी? स्मॉल बॉडी ज्यादा तेजी से मूव करेगी ना, क्योंकि उसके पास इनर्शिया कम है। तो मैं कहूंगा इसका जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, ये मूव करेगा ना, ऐसे से मूव करेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं ना, छोटे से पार्टिकल की, ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन गिवन फैक्टर्स। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं I से। तो I डिपेंड करता है m पे और I डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। कंबाइंड करेंगे यहाँ पे तो I प्रोपोर्शनल टू mr स्क्वायर, इक्वल लेंगे कांस्टेंट k mr स्क्वायर, और इस k की जो वैल्यू है वो कितना लेंगे हम, 1 बाय एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इनर्शिया का फार्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू mr स्क्वायर। क्या बनेगा, I इक्वल टू mr स्क्वायर। नोट कर लीजिए जितनी बातें, वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर हम इसकी I की यूनिट लिखना चाहें, किसकी, I की, तो मैं इधर इरेज कर रहा हूं। वो क्या हो गया ये, ठीक है। SI यूनिट ऑफ I क्या होगा, I की SI यूनिट, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम उसका होगा मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बोलो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला कहोगे मास का m, उसका L L2 ml2। नोट कर लो, तो I का जो डायमेंशन होता है वो ml2 होता है और इसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, CGS में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? चलो, ये तो एक ऐसा एक्सिस है ना, ये एक्सिस है। अगर मैं यहीं से कोई दूसरा एक्सिस मान लो कंसिडर कर लेता हूं, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I इक्वल टू mr स्क्वायर। अगर मैं एक एक्सिस देखो यहां बना लेता हूं, कैसे, ऐसे, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस ऐसे गई है। तो क्या अभी डिस्टेंस यहां इस एक्सिस से, अगर इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करे ऐसे से, तो क्या अभी वही डिस्टेंस होगा? मतलब इस पार्टिकल का मैं ऐसे कर देता हूं, तो ये पार्टिकल देखो, अभी तो ये पार्टिकल ऐसे से रोटेट कर रही थी, ऐसे से देखो, ये एक एक्सिस था तो ये पार्टिकल यहाँ पे था, वो ऐसे से रोटेट कर रहा था, ऐसे पार्टिकल। ठीक है ना, इस एक्सिस अगर हम कर दें ऐसे, तो ये पार्टिकल अगर ऐसे से रोटेट करेगी तो ये जो r डिस्टेंस है क्या अब भी वही रहेगा? ये r अब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सिस चेंज कर देंगे तो ये r भी चेंज हो जाएगा।
और अगर आर चेंज हो जाएगा तो पूरा कहानी पलट जाएगी, मतलब आर आई भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? और आई का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। क्लियर? मतलब नहीं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन फिक्स है और ना ही मैग्नीट्यूड। बोलो, ना मैग्नीट्यूड फिक्स ना डायरेक्शन फिक्स। ये डिपेंड करता है शेप साइज पे, उसके एंगुलर पार्टिकल के सेपरेशन में डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, तो ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर। ये कैसी क्वांटिटी है? ध्यान रखना, कैसी क्वांटिटी है बेटा? टेंसर है। टेंशन देने वाले को टेंसर कहेंगे, है ना। ये टेंशन दे रहा है, ना स्केलर है ना वेक्टर है। और हमारे सर जी ने यही पढ़ाया है कि सर ये स्केलर वेक्टर दो ही होता है ना। तो जब टेंशन दे रहा है तो क्या करेंगे? क्या नाम रख देंगे? टेंसर। क्लियर? ये एक टेंसर है, ठीक है। तो यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I = mr², एक सिंगल पार्टिकल का, छोटे से पार्टिकल का, अकेले। अब मान लो कोई बड़ी सी बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसमें क्या एक ही पार्टिकल है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं? अगर ये एक्सिस में मान लो, अगर ये इस एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ऐसे से मूव कर रहा है, जिस समय ये ऐसे रहा होगा, ध्यान दो, तो जो यहाँ वाले पार्टिकल होंगे उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। बोलो। और जो यहाँ पार्टिकल होंगे उनका भी डिस्टेंस कुछ अलग अलग हो। सभी पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? अलग अलग होगी। बोलो, सही बात है ना? क्लियर है? तो सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो पूरे बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना चाहिए हमें? सभी का ऐड कर दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो। तो पूरे बॉडी का मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये क्या है? एक सिस्टम है अपने आप में। क्या है ये? सिस्टम है। बोलो, है कि नहीं है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल या किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ दो, निकल आएगा। क्लियर है ना? तो हेडिंग क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, सॉरी, ऑफ द पार्टिकल्स, सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम और बॉडी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द पार्टिकल्स। बॉडी का निकालना है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, बात एक ही है। उस और को वहां अच्छा नहीं लग रहा है, ये यहां नहीं सही लग रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑब्लिक, यहां लिखते हैं अ बॉडी, ठीक, ये सही है। तो यहां क्या करेंगे? हम एक एक्सिस लेंगे, ये एक्सिस है ये, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड एक बॉडी है, ये मान लो एग शेप का है, इंसा एग शेप दिख रहा है ना? हाँ, एग शेप की मान लो कोई बॉडी है। अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, है ना। और ये क्या है? आपका अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अराउंड ये पार्टिकल मूव करेगा किसी फोर्स से। आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो बॉडी रोटेट करेगी। टॉर्क में हमने क्या सीखा है? फोर्स अप्लाई करके एक्सिस के अराउंड रोटेट कराने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं।
मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो जब ये रोटेट करेगा तो सभी पार्टिकल भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। तो मैं मान लेता हूं कि n पार्टिकल से मिलकर बना है। कितने पार्टिकल से, n पार्टिकल। मान लो ये पहला पार्टिकल आपका है, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल, ये पांचवा पार्टिकल, ये छठा पार्टिकल, सातवां पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ऐसे ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो कहाँ चल रहे थे हम, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं इसमें, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चले इतना बहुत है। इन सभी पार्टिकल का मास भी क्या होगा, अलग अलग। इसका मान लो m1 है, इसका m2 है, ऐसे m3 है, डॉट डॉट। इसका लास्ट वाले का मैं मान लेता हूँ mn है। कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल्स। और इन सबकी जो डिस्टेंसेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। सब डिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग है। बोलो है कि नहीं है। तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले पार्टिकल का I1 लेंगे तो m1r1 स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा m2r2 स्क्वायर, तीसरे का बताओ m3r3 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। जो लास्ट वाला होगा उसका mnrn स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ऑफ द बॉडी, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट प्लस IN। क्लियर। ये वैल्यू सभी पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो हमें नेट कितना मिलेगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस mnrn स्क्वायर। इस पूरे चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, समेशन, मतलब सबका सम, mr स्क्वायर। कहाँ से, इंटीजर I इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक इंटीजर लिए हैं, n तक, ऐसा लिख सकते हैं। या सिंपली I इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर भी अगर आप बोल देते हो तो भी सही है। क्लियर। बोथ आर करेक्ट, दोनों क्या है, सही है। तो पूरे बॉडी की जब भी निकालना है तो क्या बताएंगे, I इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर। एक पार्टिकल को बताना है तो I इक्वल टू mr स्क्वायर, याद रहेगा ना। वेरी सिंपल है ये, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब जितने भी पार्टिकल है अगर रोटेट कर रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी क्या होगी, एनर्जी भी होगी। बोलो, होगी ना, एनर्जी भी होगी। ठीक है। अब एनर्जी पढ़ेंगे सबकी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसमें हम लोग सबसे पढ़ेंगे एक चीज़ और, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है। तो क्या करें हम, डाल देते हैं हेडिंग, डाल दीजिए हेडिंग, रेडियस ऑफ जाइरेशन। हेडिंग डाल दीजिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन।
रेडियस ऑफ जाइरेशन, जीरेशन मत पढ़ना, जाइरेशन, GYRATION, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो पूरे बॉडी का, होल बॉडी का, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर, या सिर्फ ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। शॉर्ट में लिखना ऐसे लिखना, डिटेल में बताना है तो I इक्वल टू 1 से लेकर n तक। मतलब जो बॉडी बनी है उसमें n पार्टिकल हैं और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है ये, क्लियर। और इसका मतलब मोमेंट, सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तो जब सम लगाएंगे तो समेशन जरूर लगाएंगे, और यही हमें पूरे बॉडी का या एक सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाता है। और सिर्फ सिंगल पार्टिकल का I इक्वल टू mr स्क्वायर। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? तो स्मॉल m दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? हाँ, पार्टिकल का स्मॉल m, और पूरे बड़ी बॉडी का अगर मास दिखाना है तो कैपिटल M यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल M। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है? एक रेडियस है, वो रेडियस जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो इसको लिखा देते हैं जल्दी से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखिए द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation to the center of mass, to the center of mass of a body, of a body। ठीक है, देखो ये है सेंटर ऑफ मास से, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? जिसके अगर स्फीयर लिए हैं तो एक सेंटर पे ही होता है, ठीक है। और मैं इसके सभी पार्टिकल्स का मास कितना मान लेता हूँ? सभी पार्टिकल का मास m1, m2, m3, m3, m4, m, इस तरह से कई पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। और सबका सेंटर जो है कहाँ पे लाई करता है? कहाँ पे? इसके सेंटर पे। और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ओके। इन सब का डिस्टेंस तो अलग अलग में मान लेता हूँ, और ये एक कह लीजिए कि आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे? आइडेंटिकल बॉडी से, पार्टिकल से। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? आइडेंटिकल मतलब यूनिफॉर्म मास का, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और रेडियस ऑफ जाइरेशन को डिनोट करते हैं K से। K क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ जाइरेशन। इस बॉडी का मास कितना मान लेंगे हम? कैपिटल M मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हाँ, तो पूरे बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बराबर क्या लिखेंगे आप? सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर, है ना, प्लस mr3 स्क्वायर। सबका मास सेम है यहाँ पे पार्टिकल्स का, mrn स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ m कॉमन लेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस rn स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस बॉडी का। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे अगर जनरली अगर हम निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का कि होगा I इक्वल टू mk स्क्वायर। क्लियर? क्या होगा? मतलब सेंटर ऑफ मास से
एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम के मान लेंगे, बॉडी का मास m, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाल लेंगे, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। एक ऐसे तरीके से निकाल लेंगे। फिर इसी बॉडी का दूसरा तरीका क्या है, सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और सबको जोड़ दो। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जब बराबर होगा तो हम रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को हम बराबर कर देंगे किससे, सेकंड से। ये सेकंड है आपका, तो फर्स्ट एंड सेकंड एम के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस rn स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, n पार्टिकल से मिलकर बना है ना, तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, हाँ, तो m के स्क्वायर इक्वल टू m इंटू n, यहाँ आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस rn स्क्वायर बाई n। क्लियर। और m इंटू n का मतलब पूरे बॉडी का मास। भाई एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, n पार्टिकल का मास पूरे बॉडी के मास के बराबर हो जाएगा, तो ये कैपिटल M हो जाएगा। तो m के स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस rn स्क्वायर बाई n। m से m कैंसिल और दोनों साइड क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट rn स्क्वायर बाई n। क्लियर है, यही है रेडियस ऑफ डायरेक्शन का फार्मूला। और ये है I इक्वल टू एम के स्क्वायर। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन अगर पता है तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पूरे बॉडी का। तो जल्दी इसको नोट करिए, हम क्लास को ओवर करते हैं बेटा। आज क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।